दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार पर दबाव बना रही है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई को सरकार टलवा रही है? बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जवाब देने को, जो जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगा गया है, वो जवाब देने को राजी ही नहीं हो रही है मोदी सरकार। क्या सरकार पर बड़ा सवाल है? क्या मोदी सरकार पर कंटेंट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना का मामला चलेगा? क्या मोदी सरकार पर कार्रवाई होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, जिस तरीके से सरकार वक्त बर्बाद कर रही है? इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे बलराज सर के साथ। तो कंट्रोल रूम सबसे पहले सर को जोड़ लीजिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की होड़ लगी हुई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला अगर हम देखें तो तारीख उसे दी जा रही है। वजह क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर सरकार की दबाव है? क्या दबाव के चलते इस मामले की सुनवाई को लगातार टाला जा रहा है? अब अप्रैल में सुनवाई होगी। देखिए, पहले तो मैं बोल चुका हूं इस पे ऑलरेडी कई बार कि ऐसे केस ये सिंगल केस नहीं है। ये केस 140 करोड़ के बराबर का केस है, जिसमें पूरे देश की नजर है, पूरे देश का भविष्य है, पूरे देश का इंटरेस्ट है इसमें। और इसमें प्रियम्बल के हिसाब से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है संविधान का, वो है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। किसी भी काम में, किसी भी न्याय में, किसी भी कानून में, किसी भी पॉलिसी में अगर 140 करोड़ लोगों के बीच में बंधुता बढ़ती है तो समझो व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था काम कर रही है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है। अगर वो कम होती है तो समझो गड़बड़ है। और उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आखिरी हथियार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन को के रखवाले, बचाने वाले। और इनको हर 24 घंटे लगातार अपनी आंख और कान और दिल खोल के रखना जरूरी है। ये ड्यूटी है, ये मर्जी नहीं है। इसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है लास्ट में, अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो। अब सुप्रीम कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें सरकारों के जवाब नहीं देना, या जो डेट लगी थी जिसको 3 जज सुन रहे थे, तो ये 2 जज के सामने लगा क्यों? 3 जज का बेंच आज क्यों नहीं बनाया गया? जब इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, लग रहा है ये कोई इंडिविजुअल का मैटर नहीं है जिसको आप आगे सरका सकते हैं। देश की उम्मीद है, देश नजर दौड़ाए बैठा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी क्या बात है कि उनको अच्छा लगता है कि और थोड़ा सा आगे सरकाया जाए मैटर। मगर चीफ जस्टिस ने एक बात इसमें कहा कि हमें क्वेश्चन बनाने हैं। अब क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं कि उन क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारी आर्गुमेंट हो, उनको डिसाइड किया जाए, ताकि उन क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा हो इस पूरे केस का। तो एज एन एडवोकेट मुझे ये लगता है कि इस तरह की देरी इस तरह के मामलों में ठीक नहीं है। और जजों का तजुर्बा मेरे से अलग हो सकता है, मैं जज तो नहीं रहा, वो अलग बात है। मगर फिर भी हम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ हमें भरोसा रखना चाहिए जुडिशरी पे कि देर आए दुरुस्त आए, कोई काम ऐसा हो जिसमें देश को न्याय मिले। और इस तरह की जो बातें हैं जिससे देश में पंगा हो सकता है, मैं यहाँ एक और कहना चाहूंगा, जो वर्शिप एक्ट एक झगड़ों को, या जो लोग इसके जरिए झगड़ा करना चाहते हैं, झगड़ा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, या जिनको इन स्थानों में व्यापार नजर आता है, धंधा नजर आता है, एक तरह से ये एक्ट मजबूरी थी पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ने ठीक काम किया था। ये तो शुरू में ही हो जाना चाहिए था इस देश के अंदर। मगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से भी ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो जिंदा लोगों को क्या ज्यादा महत्व है। लोग जिंदा रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, तभी इन जगहों की कोई कीमत है, इनका कोई मकसद है। ये वर्शिप एक्ट बंधुत्व बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ये झगड़ने की जगह है या दुनिया को और मानवता को जोड़ने के लिए है? ये बड़ा प्रश्न है। इन बड़े प्रश्नों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को और व्यापकता के साथ, संविधान के बड़े दायरे के साथ सोचना होगा।
और इमीडिएट एक्शन इस पे लेना होगा। मैं ये नहीं समझता कि 3 जजों के बेंच इतना महत्वपूर्ण केस पर उसमें डेट लगाने की जरूरत क्या थी, और 2 जज क्यों नहीं 3 जज बिठाए? आप इमीडिएट 3 जज, 5 जज, 4 जज बिठा सकते हैं, तो ये ड्यूटी है मास्टर ऑफ रोस्टर की। इसीलिए मैं बार-बार बोल चुका हूँ, ये मास्टर ऑफ रोस्टर का गोरख धंधा बंद हो देश में। मास्टर ऑफ रोस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या कोई चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो या डीएम या एसपी ऑफिस हो, ये एक आदमी को पावर देना, ये पावर नहीं है। पहली बात तो डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती। राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद में पावर शब्द यूज होती है। डेमोक्रेसी में तो पावर शब्द भी निरर्थक है, इसका यूज करना भी बेईमानी है। जहां-जहां पावर शब्द लिखा है, इसको फ्यूचर में डिलीट करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संविधान के तहत एक आदमी के हाथों में नहीं दे सकते हम, कभी भी। देना हमेशा नुकसानदायी रहा है, और डेमोक्रेसी में एक आदमी के हाथ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मायना है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, व्यक्तिवाद यानी भ्रष्टाचार भी हो सकता है। इसलिए मास्टर ऑफ रोस्टर पूरी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के तय करें और देश को पता हो इस तरह का मैटर कहां जाता है, क्या जाता है। अगर मास्टर ऑफ रोस्टर भी गलती करता है, देयर मस्ट बी इंटरवेंशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, कि वो सलाह दे सकें कि मास्टर ऑफ रोस्टर या किस तरह से सिस्टम होना चाहिए। लोगों को प्रश्न करने का अधिकार जितना एग्जीक्यूटिव पे है, जितना लेजिस्लेचर पे है, जितना पॉलिसी पे है, उतना ही सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम पे भी है। तो इसलिए मुझे जो मास्टर ऑफ रोस्टर खुद है चीफ जस्टिस, और 3 जजों के सामने मैटर लग रहा था, 2 जज क्यों बैठे उनकी कोर्ट में? तीसरे जज को बुला लेते तुरंत। वो तो रोज होता है तो काम सुप्रीम कोर्ट में। कभी बेंच आधा दिन बैठता तो एक जज कहता कि अब कोर्ट नहीं बैठेगी क्योंकि हमें दूसरे बेंच में जाना है, वहां 3 जज बैठेंगे या 5 जज बैठेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत थी? आज ही बिठा लेने चाहिए तो 3 जज, ऑर्डर ही तो करना था चीफ जस्टिस को। तो इट इज द जॉब ऑफ चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस अब उनको वो देश के साथ न्याय कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो जवाबदेही चीफ जस्टिस की। सर, इसमें क्या जवाबदेही सरकार की नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही आदेश दे दिया था कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस पर जवाब देना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 19 को लेकर के। लेकिन सरकार दे पाया। ऐसे इंपॉर्टेंट केस में जवाब देना ही चाहिए टाइम पे। अगर टाइम पे जवाब नहीं देना चाहिए तो कॉस्ट डालनी चाहिए, जुर्माना करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत, और ऐसे केस में ज्यादा करना चाहिए। इंडिविजुअल पे जुर्माने करने की बजाय सरकार पे जुर्माना करना चाहिए। सरकार को एक व्यवस्था संभालने की ड्यूटी है, एक व्यवस्था को और अच्छा मानवीय व्यवस्था बनाने की है। वो जवाब नहीं देंगे तो व्हाट इज द मैसेज टू द कंट्री, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री? और जुडिशरी सरकार के प्रति नरम रवैया अपनाती है, इसी वजह से देश में तानाशाही, अराजकता, भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद और शासन मानसिकता पनपती है। तो सर, आज इस मामले को क्यों अप्रैल तक टाला गया? वजह मार्च में करे लगाएंगे, तो हाँ। ये टालने की चीज नहीं है, ये टालने की चीज नहीं है बिल्कुल। और एक और मैं बताऊं, यहां पर आस्था किसी भी सूरत में देश को मानसिक गुलाम नहीं बना सकती। आस्था के ठेकेदार इस देश की मानवता के ठेकेदार नहीं हो सकते। आस्था को सच्चाई पे, वास्तविकता पे, रियलिटी पे अपने आप को कसौटी पे कसना होता है। अदरवाइज आस्था के लिए 3 कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपकी आस्था का कोई मायने नहीं है अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है, पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, पब्लिक मोरालिटी को डिस्टर्ब करती है। और ज्यादातर आस्थाओं का झगड़ा जहां पर भी है, वो इन तीनों चीजों पे कसौटी पे खरी नहीं उतरती, और आस्था डरती हमेशा। अगर आस्था सच्चाई के साथ है, या सच्चाई से कोई डरने की जरूरत है क्या? सच्चाई को मिटा पाया क्या? बाइबल मिटा पाई क्या? पूरा क्रिश्चियन समाज कर पाया क्या जब गैलीलियो ने कहा धरती घूमती है? ऐसे ही सच्चाई से भागने वाले लोग देश को मानसिक गुलाम बनाने में मदद करते हैं। और ये आस्था का बोझा, आस्था का लोड अब मानवता सह नहीं पाएगी। इसको ढोते ढोते मानव जाति थक चुकी है, न केवल इंडिया की, पूरी मानव जाति। अब तो आस्था के मामले पे इंटरनेशनल लेवल पे भी, यूएन में भी, और यहाँ हर कंट्री को लॉ बनाना पड़ेगा कि आस्था के नाम पे आप लोगों के बोलने का अधिकार, आस्था के नाम पे आप लोगों के राइट टू लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आस्था के नाम पे आप भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, वो कोई भी हो, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, XYZ कोई भी हो, कोई भी कथावाचक हो। आप अननेसेसरी भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा।
इस पे कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को, और ये बहुत जरूरी है। और आस्था के सामने झुकने का मतलब है देश को डेवलपमेंट की ओर जाने से रोकना और देश को मानसिक गुलाम बनाना। लेकिन सर, हमारे देश के सीजीआई अगर खुद आस्था के गुलाम हो जाए, वो आस्था के नाम पर, श्री राम के नाम पर अगर फैसला ले और इस बात को वो बतौर सीजीआई रहते हुए अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले अगर जगजाहिर करते हैं, तो फिर कौन सी आस्था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सी नहीं जजेस की नहीं हम नहीं, बात बिल्कुल पालिका। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब थोड़ा है न्याय का, उसको न्याय की देवी कह दो, घोषणा कर दोगे सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करती ठीक करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कह चुके हैं हम फाइनल हैं, इसलिए लोग हमें सही मान लेते हैं, या हमारे से ऊपर कोई और संस्था नहीं है, तो हम भी गलती कर सकते हैं, ये तो बार बार स्वीकार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी आस्था की बात करते हैं, वो तो देश को और बैकवर्ड बनाने की बात करते हैं। वो तो लानत है ऐसे जजों पे, तो कोई भी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो। चीफ जस्टिस होने का मतलब ये थोड़ा है वो बिल्कुल एक सही आदमी होगा या सही फैसला कर रहा है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे लगातार ऑडिट होना चाहिए, देश की जनता का भी, वकीलों का भी, लॉ इंस्टीट्यूट्स का, लॉ प्रोफेसर्स का, कि कौन जज कितना फैसले पे संविधान के अनुरूप किया, कितना खिलाफ किया, और ये पब्लिश होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो खूब पब्लिश होता है, यहाँ पर लोग अभी तक एक तरह से डरे हुए थे या डराए गए थे। हर मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप खुद जजेज अगर कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हैं, देश की भावना का ख्याल नहीं रखते, संविधान की भावना का अगर कोई जज ख्याल नहीं रखता, वो बड़ी कंटेम्प्ट है, या कोई इंडिविजुअल बोलता है वो कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट को छोटी छोटी बातों से, और इसी तरह आस्था वाले लोग और न्याय वाले लोग दोनों को डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भी बोला और आपकी कंटेम्प्ट हो गई। सर, मानवता की जी, क्या आपको जी लगता है कि 2019 में 5 जजों ने राम मंदिर को लेकर के जो फैसला सुनाया था, आज उसी के चलते, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे शाही ईदगाह हो, चाहे संभल मस्जिद की बात हो, इन तमाम मुद्दों को हम सामने देख पा रहे हैं उस एक फैसले के चलते। और आज मामला कोर्ट में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, हम अभी भी बिल्कुल। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक तरह से जुडिशियल करप्शन था। वो इस देश के लिए, इस देश पे से वो कालिख सदियों तक भी मिटेगी नहीं। वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। सनातन परंपरा एक बड़ी परंपरा है। सनातन परंपरा किसी भी तरह के सो कॉल्ड हिंदुत्व के भरोसे नहीं है, सो कॉल्ड हिंदुइज्म के भरोसे नहीं है। सनातन परंपरा इतनी व्यापक है जिसको हम धर्म बोल सकते हैं। और सनातन परंपरा का मतलब है अस्तित्व का धर्म, अस्तित्व की व्यवस्था, और उसको समझना और उसके अनुसार जीना। बाकी जो बीच में जो भी कार्यक्रम है या पद्धति है या रिलीजियस, ये जितने भी आप क्या कहेंगे इनको हिंदी में, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, इसका कोई लेना देना नहीं सनातन से। और सनातन धर्म ने ठेका नहीं ले रखा है इस तरह की आस्थाओं का और इस तरह की बेहुदी बातों का, कि जो जवाबदेही से बचना चाहें, जो समाज के सामने समाज को बोलने से रोकना चाहिए आस्था के नाम पे, जो आस्था के नाम पे व्यापार करें, आस्था के नाम पे धंधा करें, आस्था के नाम पे वोट की राजनीति करें। आस्था के नाम पे आप लोगों की जान नहीं ले सकते। इसलिए आस्था के नाम पे कुंभ में जो जानें गई हैं हमारे देश के नागरिकों की, एक जान इस देश की उतनी इंपॉर्टेंट है। चौराहे पे मजबूरी में मांगते हुए भिखारी का जान और इस देश की प्राइम मिनिस्टर की जान की एक ही कीमत है। इस देश के चीफ जस्टिस की और हमारे किसी डिसेबल्ड पर्सन की जान की कीमत एक है, परिवार के लिए, देश के लिए। कोई भी आदमी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है देश का, कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी से ज्ञान में कम होगा, आज होगा, वो 10 दिन के बाद कौन किससे ज्यादा ज्ञानी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सब असली यूनिवर्सिटी है अस्तित्व, जिसको देख के, जिसको समझ के सब अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कोई ये सोचे हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, हमें पद हैं, हम आईएएस आईपीएस हैं, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम है, कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल को कम नहीं आंकना। देश के असली का न्यायालय देश की जनता है, देश की असली पार्लियामेंट देश की जनता है, देश की असली आस्था लोगों का अपना भरोसा है। और जो भरोसा भाईचारे से स्पष्ट होता है, और भाईचारा जितना कम होता है वो सब फ्रॉड धंधा है देश में, कहीं भी हो, देश और दुनिया में। आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, बतौर एडवोकेट आप कानून को, लॉ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आपके मुताबिक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर सुनवाई क्या जल्दी होने की जरूरत है? और इसे जिस तरीके से टाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा और भी बहुत बड़ा आकार लेगा, क्योंकि अभी के लिए तो इस पर रोक लगाई गई है कि ठीक है, कोई भी याचिका अगर आए, इस पर ना कोई याचिका पर हम बात करेंगे, ना ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल के लिए तो रोक लगाई गई,
लेकिन इसे जिस तरीके से टाला जा रहा है, क्या ये उचित है? आप किस तरीके से इसे समझते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है कि नहीं है, मगर सरकार की तरफ से इस मामले को लटकाना चाहती है सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, और इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इस मुद्दे को, इस आग को जलाए रखना चाहते हैं, ताकि जब तक उनका इस तरह की बातों से वोट की राजनीति, सत्ता में बने रहने की गारंटी नजर आती है, जब तक वो इस मामले को लंबा लटकाना चाहते हैं। मगर वकीलों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात से चौकन्ना होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसी गिरफ्त में फंसने की जरूरत नहीं जिसमें किसी का पॉलिटिकल एजेंडा सफल होता हो। जी सर, बहुत बहुत और धन्यवाद देखिए, आपका। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आस्था के नाम पे कुंभ में भी और दिल्ली में भी कितनी जानें गई हैं। इन जाने के लिए दोषी कौन है? ये वहां के रेलवे स्टेशन के लोग नहीं हैं। इस जान पे, इन जान का जो हत्यारों का जो अगर लिस्ट में नाम लिखें, लोग की दृष्टि से अगर देखें इसको, वो लोग हैं जो इतने बड़े मेले को हरी झंडी देने वाले हैं और व्यवस्था कर नहीं पाए, और इतने लोगों में आस्था के नाम पे दास्ता फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि इस गंगा को और यमुना को इतना पवित्र करो, रोज जब चाहे लोग डुबकी लगा सकें। जितने जीव जंतु हैं कितने खत्म हो गए इसमें पॉल्यूशन की वजह से, और जितने डेवलप्ड ठेकेदार बनते हैं शहरों में रहने वाले लोग, सबका गंद वहीं जाता है। और जितना हरिद्वार के चारों तरफ धार्मिक स्थानों के नदी पे कब्जे किए बैठे लोग, धार्मिक स्थान बनाए बैठे हैं, सौ का ठेकेदार हैं धर्म के, ये सांप्रदायिक जो बने बैठे हैं, ये कितना गंद फैलाते हैं। कभी ध्यान दिया, किसी को चिंता है क्या? ये मानवता के ठेकेदार बनने वालों ने मानवता का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। अब संविधान के तहत इस देश में व्यवस्था स्थापित होनी है, और ये शासन मानसिकता के लोग और तानाशाही मानसिकता के व्यक्तिवादी लोग अपने चेहरे चमकाने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश अंधविश्वास की ओर बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज इतनी अव्यवस्था है वहां पर, इतने लोगों ने टॉयलेट जाने की व्यवस्था नहीं, मजबूरी में लोगों ने खुले में शौच करना पड़ा, बेशर्मी की हद हुई, लोग मारे गए, पत्रकारों को जाने नहीं दिया। पत्रकारों को तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद में जाने से रोका जाता है। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इज्जत पत्रकार की होती है, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, सबको तथ्य बताए जाते, छुपाए नहीं जाते। इसलिए देश डेमोक्रेसी होने के बावजूद, संविधान होने के बावजूद भी शासन मानसिकता की गिरफ्त में है। देश की जनता को, देश को बचाने की जरूरत है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर जी। के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, और लगातार पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर के मामला बिगड़ता चला जा रहा है। सरकार जवाब देने को राजी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का और पक्ष और विपक्ष दोनों का ही वक्त बर्बाद हो रहा है। तारीख पे तारीख का खेल चल रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? कि आपको लगता है सोची समझी साजिश के तहत सरकार वक्त बर्बादी कर रही है, सरकार सुनवाई को टाल रही है? अब अप्रैल महीने में सुनवाई होनी है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसे तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।